मानहानि मामले में सीएम गहलोत को कोर्ट से समन, 7 अगस्त को पेश होने का आदेश। गजेंद्र सिंह शेखावत ने दायर किया था मानहानि का मामला। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में एक और गिरफ्तारी। देर रात ईडी ने कारोबारी दिनेश अरोड़ा को किया गिरफ्तार। सीबीआई ने बनाया था सरकारी गवाह। मिशन 24 के लिए संगठन में होगा बदलाव। यूपी के कई नेताओं को मिलेगी जेपी नड्डा की नई टीम में जगह। केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी बीजेपी से मांगे संभावित नाम। विकास के मुद्दे पर अखिलेश का सरकार पर तंज। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीरें ट्वीट कर लिखा, यह आपके भ्रष्टाचारी काल के निर्माण का उदाहरण। आसमान से राहत की जगह बरसी आफत, लोगों को हो रही भारी बारिश से परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर रायपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 6400 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज जनता को सौंपेंगे। आज रायपुर के दौरे पर है प्रधानमंत्री। इस वक्त की आम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री रायपुर पहुंच चुके हैं और आज करोड़ों की सौगात आम जनता को मिलने वाली है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज रायपुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। आज उनका दौरा है। कुछ ही क्षण में माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के युवा एवं तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रायपुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज यहां पर करोड़ों की सौगात आम जनता को सौंपेंगे प्रधानमंत्री। रायपुर पहुंच चुके हैं, यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर आज रायपुर में 6400 करोड़ की योजनाओं की सौगात आम जनता को सौंपेंगे खुद प्रधानमंत्री। आज सुबह रायपुर पहुंचेंगे तो वहीं इसके आगे गोरखपुर जाएंगे, लेकिन फिलहाल रायपुर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर अहम सौगातें आज आम जनता को मिलने वाली हैं। आज रायपुर में रमन सिंह ने पीएम का स्वागत किया है। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज रायपुर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री और यहां पर बड़ी सौगातें आम जनता को सौंपेंगे। 6400 करोड़ की सौगात आज प्रधानमंत्री की ओर से आम जनता को दी जाएगी और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी सौगातें एक तरफ आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। 4 लेन का लोकार्पण, तत्पश्चात रायपुर खरियार रोड रेल लाइन तथा केवटी अंतागढ़ की नई रेल लाइनों का लोकार्पण और पेट्रोलियम गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित नया एलपीजी बॉटलिंग प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित। बहुत बहुत आभार मान्यवर, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आइए अब इन अभूतपूर्व परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी लेते हैं लघु फिल्मों के माध्यम से। सबसे पहले इन नई परियोजनाओं के साथ साथ एनएचएआई की 9 वर्षों की विकास यात्रा को दर्शाती ये लघु फिल्म। गत 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व प्रयासों ने तेजी से विकसित होते भारत के लिए एक सशक्त बुनियाद का निर्माण किया है। देश के गांव और शहर आज आधुनिक राजमार्गों से जुड़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज एक तरफ देश भर में ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है तो वहीं रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। इसी को आगे ले जाते हुए आज करीब 6400 करोड़ रुपए की लागत से 5 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ की धरती से कर रहे हैं। आज लोकार्पित होने वाली परियोजनाएं हैं बिलासपुर से पथरापाली तक 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य। यह रायपुर, अंबिकापुर, वाराणसी तक बेहतर संपर्क प्रदान करेगी। क्षेत्र
कोयला खदानों तक आवाजाही सुगम होगी। प्रमुख धार्मिक स्थल रतनपुर से बेहतर संपर्क का लाभ तीर्थालुओं को होगा। रायपुर से कोड़े बोर्ड तक 4 लेन सड़क का निर्माण। इससे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और मध्य भाग तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साथ बेहतर संपर्क स्थापित होगा। इस क्षेत्र के लौह अयस्क और स्टील प्लांट से तैयार माल के परिवहन में भी तेजी आएगी। साथ ही शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं झांकी से सरगी, सरगी से बसनवाही और बसनवाही से मारंगपुरी तक 6 लेन सड़क का निर्माण कार्य। इससे रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच की दूरी करीब 130 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा के समय में भी लगभग 7 घंटे की बचत होगी। इस परियोजना से पूरे क्षेत्र में रोजगार, कारोबार के बड़े मौके बनेंगे। स्थानीय उपज उत्पाद को बड़े बाजारों तक पहुंचाना आसान होगा। इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक और सशक्त होगा। ट्रैफिक जैम पर अंकुश लगेगा और आवागमन सहज होगा। साथ ही समय और ईंधन की बचत होगी। राज्य में व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को नई मजबूती मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्प है और आज लोकार्पित और शिलान्यास हो रही परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ विकास की राह पर तेजी से अग्रसर होगा। आत्मनिर्भर और विकसित भारत का अहम भागीदार बनकर उभरेगा। अब देखते हैं रेलवे मंत्रालय की शानदार उपलब्धियों को उजागर करती ये ऑडियो विजुअल। छूटे हुओं को मिलाना हो या भारत के कोने कोने को जोड़ना, सदैव तत्पर रही है भारतीय रेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल ने पकड़ी विकास की एक अभूतपूर्व गति। इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। स्पीड, स्केल और सुविधा का उदाहरण बन रही है भारतीय रेल। ऐसे में अंत्योदय के, आदिवासियों के विकास के संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ में हुआ अभूतपूर्व निर्माण। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं केवटी अंतागढ़ नई लाइन तथा रायपुर खरियार रोड दोहरीकरण का लोकार्पण एवं अंतागढ़ रायपुर यात्री सेवा का शुभारंभ। भारतीय रेल की 95 किलोमीटर लंबी दल्ली राजहरा रावघाट परियोजना के अंतर्गत केवटी अंतागढ़ के मध्य 17 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन इस क्षेत्र में सेतु का काम करेगी। रेल संपर्क से अछूते इस क्षेत्र को अंतागढ़ से रायपुर सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। रायपुर खरियार रोड के 103 किलोमीटर दोहरीकरण से व्यापारिक केंद्रों से पत्तनों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे बढ़ेगा व्यापार, विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधा, पर्यटन का होगा विस्तार। वन बंधुओं को विकास की धारा से जोड़ने का ये प्रयास छत्तीसगढ़ को नया संबल प्रदान करेगा। प्रगति एवं उन्नति के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत को गति देती रहेगी भारतीय रेल। आइए देखते हैं कोरबा बॉटलिंग प्लांट की निर्माण यात्रा की कुछ झलकियां। हसदेव और अहिरन नदियों के संगम तट पर स्थित है छत्तीसगढ़ को ऊर्जित करने वाली इस राज्य की विद्युत राजधानी कोरबा। और यहां के नागरिकों को अब मिलने जा रही है स्वच्छ ईंधन की नई सौगात इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित एक नए एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की स्थापना से। नेचुरल गैस के साथ साथ इस क्षेत्र में एलपीजी गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार काम चल रहा है, क्योंकि पूर्वी भारत में उज्ज्वला योजना के बाद एलपीजी गैस की कवरेज काफी अधिक बढ़ गई है। 30 एकड़ वर्ग क्षेत्र में फैला 136 करोड़ रुपयों की लागत से बनकर तैयार हुआ ये पूर्णतः स्वचालित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट सुरक्षा एवं स्टोरेज की सभी सुविधाओं से लैस है। 60 TMTPA की क्षमता वाले इस प्लांट में बल्क टीटी अनलोडिंग के लिए 8 बेस, 2 इलेक्ट्रॉनिक करूसल्स एवं यहां 60 किलोवाट की क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का भी प्रबंधन किया गया है। लगभग 17,000 सिलेंडर की दैनिक बॉटलिंग क्षमता के साथ यह प्लांट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से
तकरीबन 16 लाख ग्राहकों तक एलपीजी की आपूर्ति करेगा। उसी के साथ रोजगार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अवसरों के माध्यम से यहां के निवासियों की जीवन शैली में भी बढ़ोतरी होगी। ये प्लांट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कार्यान्वयन में भी योगदान देगा और घरेलू ईंधन में एलपीजी के माध्यम से हरित एवं पर्यावरण अनुकूल वैकल्पिक ईंधन पाकर यहां के नागरिकों की जीवन शैली में भी उन्नति आएगी। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोरबा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के भागीरथ प्रयास को चित्रित करती ये लघु फिल्म। अच्छा स्वास्थ्य किसी वरदान से कम नहीं, और यह वरदान मिला है देश के 60 करोड़ गरीब और वंचित लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। देश के गरीब से गरीब को भी एहसास हुआ है कि देश के अस्पताल उसके लिए भी आसानी से उपलब्ध है, और इसमें एक बड़ी भूमिका आयुष्मान भारत योजना ने निभाई है। प्रतिदिन 45,000 से अधिक लाभार्थियों का उपचार करते हुए यह योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को सिद्धि की ओर ले जा रही है। देश भर में योजना के तहत 5 करोड़ से अधिक उपचार प्रदान किए गए हैं, जिन पर सरकार द्वारा 65,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया गया है। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत राज्य में अब तक 39.53 लाख इलाज प्रदान किए गए हैं। सभी लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के लिए पिछले 2 वर्षों से आपके द्वार आयुष्मान अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कार्ड बनाने वाली एजेंसियां एवं जमीनी स्तर पर कार्यरत आशा, आंगनबाड़ी, ग्राम रोजगार सहायक आदि घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा छत्तीसगढ़ में 75 लाख आयुष्मान कार्ड वितरण का शुभारंभ किया जा रहा है। रेलवे मंत्रालय की अभूतपूर्व उपलब्धियों में एक और आयाम जोड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी अब अंतागढ़ से रायपुर नई ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह, हरी झंडी दिखाकर इस रेलगाड़ी का मंगलमय उद्घाटन करें, इसे अंतागढ़ से विदा करें। आप देख सकते हैं अंतागढ़ उत्सव एवं उमंग के बीच। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हरी झंडी दिखाई गई है, और ये तस्वीर आप देखिए जहां पर बड़ी सौगातें मिल रही हैं आज छत्तीसगढ़ की जनता को। इस दौरान यहां पर अहम लोगों की मौजूदगी मंच पर है। खुद प्रधानमंत्री ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, और अब तो साइंस कॉलेज मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां पर प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हुए आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, और आज करोड़ों की सौगात आम जनता को सौंपी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 4 केंद्रीय मंत्री भी मंच पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। 10 परियोजनाओं की बड़ी सौगात आज आम जनता के नाम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मंच से तस्वीरें जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, और अब मोदी का मिशन छत्तीसगढ़ भी आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। कार्यक्रम शुरू हो चुका है और हरी झंडी दिखाकर खुद प्रधानमंत्री ने ट्रेन को रवाना किया है। अब कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी ये नई सौगात प्रधानमंत्री की ओर से जो आम जनता को सौंपी गई है। तो यूपी और छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। अभी छत्तीसगढ़ में फिलहाल रायपुर में साइंस मैदान कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया है ट्रेन को। कई परियोजनाओं की बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री की ओर से आम जनता को सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री का खूब स्वागत किया। ये तस्वीरें जहां पर अब लाभार्थियों को यहां पर मिलते हुए और उन्हें ये चेक सौंपते हुए आप देखिए 5 लाख तक का मुफ्त उपचार का ये जो चेक है ये यहां पर दिया जा रहा है, और ये कार्ड यहां पर सौंपते हुए नजर आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ में प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। प्रवेश, आज बड़ी सौगातें छत्तीसगढ़ की आम जनता को प्रधानमंत्री ने दी है और साथ ही आज के इस दौरे के साथ ये भी देखा जाए कि अब मिशन छत्तीसगढ़ भी प्रधानमंत्री मोदी का शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मिशन छत्तीसगढ़ की जो आगाज हो चुका है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर यहाँ पर कई परियोजना का शिलान्यास कर दिया है। और मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात है जो गरीबों के लिए जो उपचार करने के लिए 5 लाख रुपए का जो बीमा है मिलता है उसका उन्होंने कई लोगों को जो है अभी वितरण किया है। उसके अलावा मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को ये बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में सड़क परियोजना की जो ये सुविधा लोगों को मिलेगी वो बहुत अहम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कोयले की खदानें हैं। लगातार कई मैं बता दूं, देश को ऐसे खनिज वहां से मिलते हैं जो अहम भूमिका अदा करते हैं, लेकिन वहाँ की जो परियोजना है उनमें कहीं ना कहीं अगर बात करें तो उसमें थोड़ी सी समस्या थी, जिसे लेकर अब शिलान्यास हो गया है। और आने वाले समय में जब ये परियोजना पूर्ण हो जाएगी तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों को काफी लाभ होने वाला है। बिल्कुल, और देखिए प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर जिस तरीके से ट्रेनों को भी रवाना किया, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि अब इनसे आम जनता को फायदा होगा, लेकिन साथ ही साथ कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से चाहे वंदे भारत ट्रेन हो या अन्य ट्रेनों की शुरुआत हो गई है, तो ऐसे में जो आम जनता सफर करती थी, ज्यादा वक्त सफर में लगाती थी, वो अब आसान होने वाला है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखिए वंदे भारत की सौगात जो है आम जनता को काफी पसंद भी आ रही है, क्योंकि उससे समय की बचत तो है ही, उसके अलावा सुगम सफर भी है। वो कम समय में लंबी दूरी को तय कर रही है और इसीलिए वंदे भारत को अलग अलग राज्य से भी शुरुआत कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य आता है जो खनिज के साथ साथ कई ऐसी संपदाओं में अहम भूमिका निभाता है जो देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जब वहां से कोयला खदानों की बात करें या अन्य खनिज पदार्थों की बात करें, तो जब वहां से सुगम रास्ता होगा तो वहां से जो यातायात की सुविधा बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा जो फायदा है वो छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ के लोगों को पहुंचता है। और उसके साथ ही आने वाले समय में पूरे देश को भी उसका लाभ जरूर पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रवेश, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमें और ज्यादा केंद्र से उम्मीद है ताकि हम विकास योजनाएं और शुरू कर सके। ज्यादा से ज्यादा राशि की उम्मीद की बात उन्होंने भी केंद्र से कह दी है। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक ऐसा राज्य है जो खनिज संपदा से परिपूर्ण है और वहां पर जितना भी मुख्यमंत्री के द्वारा निवेश किया जाएगा, मैं कहूँगा कई प्रकार की योजनाएं लागू की जाएंगी, तो उससे छत्तीसगढ़ का तो विकास होगा ही, उसके साथ साथ वहाँ के लोगों को भी काफी फायदा पहुंचेगा। और जो छत्तीसगढ़ का जब विकास होगा तो उसमें कहीं ना कहीं देश का भी विकास आपको दिखाई देगा। और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि वहाँ का जो मार्ग है, सड़क मार्ग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज के इस दौरे से कहीं ना कहीं आम जनता को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश अधिक जानकारी के लिए। तो देखिए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री क्या कहना सुन लेते हैं। के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है, ये उपहार छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए है, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए है। भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहाँ रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे। यहाँ के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि इनसे आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत में हम सभी का दशकों पुराना अनुभव यही है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा, वहां विकास भी उतनी ही देरी से पहुंचा। इसलिए आज भारत उन क्षेत्रों में अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी
तेज विकास आज भारत में किस तरह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, यहां छत्तीसगढ़ में भी नजर आता है। पिछले 9 वर्षों में छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी गांवों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें पहुंची हैं। भारत सरकार ने यहां करीब 3,500 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे की परियोजनाएं स्वीकृत की है। इसमें से लगभग 3,000 किलोमीटर की परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। इसी कड़ी में आज रायपुर कोड़ेबोड़ और बिलासपुर पथरापाली हाईवे का लोकार्पण हुआ है। रेल हो, रोड हो, टेलीकॉम हो, हर तरह की कनेक्टिविटी के लिए पिछले 9 साल में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व काम किया है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बहुत बड़ा लाभ है जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाती। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे, उन तक भारत सरकार आज ये आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी बस्तियों को आज ये सड़कें, ये रेल लाइनें जोड़ रही हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को, माताओं बहनों को आज अस्पताल पहुंचने में सुविधा हो रही है। यहां के किसानों, यहां के मजदूरों को इससे सीधा लाभ हो रहा है। इसका एक और उदाहरण मोबाइल कनेक्टिविटी भी है। 9 साल पहले छत्तीसगढ़ के 20% से ज्यादा गांवों में किसी तरह की मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। आज ये घटकर लगभग 6% रह गई है। इनमें से अधिकतर जनजातीय गांव है, नक्सल हिंसा से प्रभावित गांव है। इन गांवों को भी अच्छी 4G कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए भारत सरकार 700 से अधिक मोबाइल टावर लगवा रही है। इनमें से करीब 300 टावर काम करना शुरू कर चुके हैं। जिन आदिवासी गांवों में पहुंचते ही पहले मोबाइल सन्नाटे में आ जाते थे, आज उन्हीं गांवों में मोबाइल की रिंगटोन बज रही है। मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचने से कितने ही कामों में अब गांव के लोगों को मदद मिल रही है। और यही और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रख को लेते हैं इस वक्त की आम जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर गुजरात से खबर, राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रखी गई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की राहुल की याचिका और 2 साल की सजा को बरकरार रखे जाने की बात सामने आई है। जो कि याचिका यहां पर लगाई गई थी वो अब खारिज हो चुकी है। सूरत कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है। राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे 2024 का चुनाव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें, 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रखी गई है। ये बड़ा झटका हम कह सकते हैं राहुल गांधी को लगा है और मानहानि केस में ये बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें कि याचिका डाली गई थी, लेकिन अब इस याचिका को खारिज किया गया। सूरत कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा है, यानी 2 साल की सजा बरकरार। और अब इस सब से ये साफ हो गया है कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात से ये बड़ी जानकारी, राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार। सूरत कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा और राहुल गांधी की सजा पर रोक की कोई वजह नहीं है। ये सारी बातें आज कोर्ट में सामने आई। सजा पर रोक लगाने को लेकर कोई भी वजह नहीं मिली, सजा पर रोक की कोई वजह नहीं होने की बात कोर्ट में कही गई। ये अहम खबर, राहुल को बड़ा झटका आज के इस फैसले के बाद लगा है। 2 साल की सजा बरकरार। हालांकि कांग्रेस पार्टी को, राहुल के समर्थकों को ये उम्मीद थी कि कोई दूसरा फैसला आएगा, लेकिन इस फैसले को ही हाईकोर्ट ने बरकरार रखा और जो याचिका डाली गई थी उसको खारिज कर दिया है। सूरत
कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है और अब इस सब के बाद ये साफ हो गया कि 2024 में राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि 2 सालों की सजा मिली हुई है मानहानि केस में। आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, उसी बयान के चलते उसी केस में इनको 2 साल की सजा हुई थी। हालांकि इस सजा के बाद हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट में यहां पर याचिका लगाई गई थी, लेकिन अब ये याचिका भी खारिज हो गई है। प्रवेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके। प्रवेश, ये बहुत बड़ा फैसला है और साथ ही राहुल गांधी को, कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका भी, क्योंकि ये फैसला भले यहां पर 2 साल की सजा बरकरार रखी गई हो, इस सब के बाद अब ये भी साफ हो गया है कि 24 में चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है कि राहुल गांधी अब लोकसभा 24 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि मोदी सरनेम मानहानि केस में कहीं ना कहीं राहुल गांधी और उनकी लीगल टीम की लापरवाही रही है, क्योंकि ऐसे मानहानि केसों में हमने पहले भी देखा है, कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाने से पहले भी ऑफर किया था कि वो माफी मांग ले, माफी मांगने के बाद ये सारा मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि मानहानि केस में, इस तरीके के मानहानि केस में राहुल गांधी पहले भी माफी मांग चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली के अरविंद केजरीवाल भी माफी मांग चुके हैं, लेकिन इस बार जो है राहुल गांधी ने माफी मांगने से साफ साफ मना कर दिया था, जिसके बाद सूरत कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई। और अब जब उनको अपनी गलती का शायद एहसास हुआ तो उन्होंने एक याचिका डालकर एक उम्मीद की थी कि कहीं ना कहीं वो उनसे जो है माफी की दरकिनार करें या ये कहें कि कोर्ट उनको थोड़ी सी राहत दे। लेकिन बात करें गुजरात हाई कोर्ट की, तो उन्होंने उनको साफ साफ इनकार कर दिया, उनको कोई राहत नहीं मिली है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अब राहुल गांधी लोकसभा 24 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा फैसला है और साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर याचिका खारिज हो गई और कोई भी बदलाव नहीं किया गया, सजा बरकरार रखी गई है, ऐसे में देखिए कोर्ट में आज ये भी, जब पूरे मामले पर, पूरी याचिका पर सुनवाई हो रही थी, तो ये भी हुआ कि कोई वजह नहीं मिलती है या फिर कोई कानून नहीं मिलता कि उनके इस फैसले को लेकर दोबारा से कोई सुनवाई की जाए। और कहा यह भी गया कि वीर सावरकर के पोते ने भी राहुल की शिकायत की थी। मोदी सरनेम वाले मामले में राहुल गांधी की समस्याएं इतनी बढ़ जाएंगी कि लोकसभा चुनाव तक से दूर हो जाएंगे, ये खुद कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं सोचा होगा। जी बिल्कुल, ये इसमें कोई दोहराई नहीं है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उनकी लीगल टीम है, और स्वयं बात करें राहुल गांधी हो, तो उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि उनके साथ मोदी सरनेम के मानहानि मामले में यहाँ तक जो है बात पहुंच जाएगी, उनकी लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी। और अब जो है बात करें लोकसभा 2024 तक का भी चुनाव उन्हें लड़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं उनको ये दरकिनार, ये उनके मन में विचार था या उनकी लीगल टीम को ये लग रहा था कि हाई कोर्ट से उनको राहत मिलेगी, लेकिन उनकी ये मेहनत भी विफल हो गई है और अब उनके सामने कोई रास्ता बचा ही नहीं है। बिल्कुल प्रवेश, जानकारी ये भी मिल रही है कि देखिए अब जब ये याचिका पूरी तरीके से खारिज करती है कोर्ट ने, तो ऐसे में जो समर्थक है राहुल गांधी के, कार्यकर्ता जो उनके पार्टी के, वो नारेबाजी कर रहे हैं और इससे बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं इस फैसले से। देखिए इस तरीके का जो है राजनीतिक पॉलिटिकल लीडरों के साथ हमेशा होता है, उनके समर्थक हमेशा इस तरीके का हंगामा करते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जी बिल्कुल, और देखिए अब ये भी बिल्कुल साफ हो गया कि संसद की सदस्यता राहुल गांधी की बहाल नहीं होगी। कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी वापसी के लिए लोकसभा चुनाव में इतने जोर शोर के साथ मेहनत कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, लगातार पूरी तरीके से एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन जब खुद राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसे में इस सबसे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का मनोबल भी गिरेगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि राहुल गांधी का चुनाव न लड़ना कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों के मनोबल को तो गिराएगा ही, इसके अलावा जो उनके बड़े लीडर हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने मनोबल को गिराते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, क्या लगता है इसका बड़ा असर भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी देखेगी? आपने जैसा पहले भी कहा कि खामियाजा भरना पड़ सकता है, क्योंकि इस सब का एक गलत मैसेज भी जा रहा है। मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूं कि कोर्ट का फैसला आ चुका है और अब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये भी साफ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टी ने सोचा था या ये कहे उनकी लीगल टीम ने सोचा था, वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और बिल्कुल, बड़ी उम्मीद देखिए उनको इस याचिका से थी कि इस याचिका पर पुनर्विचार होगा और ऐसे में कहीं उनको राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सूरत कोर्ट के फैसले को ही हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है और कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी की एक तरफ जहां समर्थन में जो है वो नारेबाजी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अब यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस पार्टी। इस वक्त की अहम जानकारी, फैसले में हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा,
वो भी आपको हम बताते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निचली अदालत का फैसला सही है और कोई भी कानून ऐसा नहीं, कोई भी वजह ऐसे नहीं कि इस याचिका पर पुनर्विचार किया जाए। राहुल गांधी के खिलाफ कई शिकायतें होने की बात भी कही गई है। गुजरात से बड़ी खबर सामने आई है। राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा है। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज कर दी। मोदी सर ने मामले में अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सूरत कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। हालांकि अब यह भी जानकारी सामने आ रही है कि हाईकोर्ट से आगे बढ़कर अब सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसी बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल ये साफ हो गया है कि 24 का लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, ये फिलहाल सामने आ रहा है। और समर्थन में राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जो उनके समर्थक हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम ये कि फिलहाल संसद की सदस्यता बहाल नहीं होगी और इस पूरे मामले पर जो याचिकाकर्ता थे, हालांकि उनकी ओर से खुशी जाहिर की गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से एक मंच पर टिप्पणी की गई, लेकिन यह बयान राहुल गांधी को खुद इतना भारी पड़ जाएगा, ये उन्होंने उस वक्त नहीं सोचा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ही उनको दूर रहना पड़ जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सूरत हाईकोर्ट के फैसले को सूरत कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है और अब कांग्रेस पार्टी ऐसा कह रही है कि ये अपने इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर राहुल गांधी को कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली है। मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बैठक में राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। राज्यों के प्रदेश संगठन मंत्री प्रभारी रहेंगे मौजूद। अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। अहम खबर आपको बता रहे हैं। और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसमें शामिल होंगे। यह अहम जानकारी आपको बता दें। अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज ये बड़ी बैठक होनी है और ये अहम बैठक होगी जिसमें कई अहम लोगों की मौजूदगी रहेगी। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बेहद अहम इस बैठक को माना जा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। यानी सभी प्रदेशों के एक तरीके से अध्यक्ष जो हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली से अहम खबर, आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही यूपी के भी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक का हिस्सा होंगे। और यह आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर यह बड़ी बैठक राज्यों के प्रदेश संगठन मंत्री और प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और कई अहम मुद्दों को लेकर आज की इस बैठक में विस्तार से बातचीत करने की बात सामने आ रही है। अध्यक्ष जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही यह बैठक होनी है, जिसमें प्रदेशों के भी अध्यक्ष और प्रभारी शामिल होंगे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवेश एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रवेश, आज भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। सभी प्रदेशों के बताया जा रहा है, कई अहम प्रदेशों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी शामिल होंगे, साथ ही जो प्रभारी हैं वो भी शामिल होंगे। यानी पूरी तरीके से तैयारी अब चुनाव की तो हो ही चुकी है, लेकिन आज की इस बैठक में चर्चा का विषय क्या रहने वाला है, क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि लोकसभा 24 की बिसात बिछ चुकी है। पहले आपने देखा था दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक की थी प्रगति मैदान में, उसके बाद गुवाहाटी में बैठक हुई और आज दिल्ली में जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, उसको लेकर ये बैठक की जा रही है। और बताया जा रहा है कि सभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों के साथ साथ पार्टी के महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद होंगे। और इसके अलावा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे वहां के सांसदों का जो है पूरा लेखा जोखा मंगाया गया है, बायोडाटा मंगाया गया है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कौन कौन से कार्य किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उन कार्यों का लेखा जोखा पूरी तरीके से मंगाया गया है। और उसमें अहम बात मैं बता दूं, ये सामने निकल कर आ रही है कि अगर किसी ने ठीक ठाक काम किया है तो उनको लोकसभा चुनाव में दोबारा से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए, कई अहम मुद्दों को लेकर इसमें विस्तार से बातचीत भी हो सकती है। अलग अलग प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। ऐसे में जेपी नड्डा क्या अहम निर्देश भी दे सकते हैं प्रभारियों को, प्रदेश अध्यक्षों को, ताकि अपने अपने प्रदेश में वो नई रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव के लिए बेहतर काम कर सके? बिल्कुल। देखिए, जब ये बैठक होगी तो उसमें अहम मुद्दा जो होगा वो यही होगा कि प्रदेशों में किस प्रकार से बीजेपी के
नेता है, अध्यक्ष है, कार्यकर्ता है, वो किस तरीके से रूपरेखा कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उसी की रूपरेखा एक तरीके से रखी जाएगी और सभी से और अपने अपने राज्य की बात करें, अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद कोई ना कोई फैसला या आदेश जेपी नड्डा की तरफ से जरूर दिया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज बीजेपी की बड़ी बैठक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी। अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ ही संगठन मंत्री प्रभारी भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। इसके बाद अहम निर्देश भी जेपी नड्डा की ओर से दिए जा सकते हैं। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही आज ये बैठक होनी है, जिसमें आम लोगों की मौजूदगी होगी और साथ ही लोकसभा चुनाव की बरसात जो बीत चुकी है उस पर किस तरीके से काम करना है, चुनाव की तैयारियां किस लिहाज से की जानी है, इन सभी मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा आज इन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में हो सकती है। अहम बैठक होगी, आम जानकारी, और दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। तो बैठक में राज्यों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे और इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। राज्यों के प्रदेश संगठन मंत्री प्रभारी मौजूद रहेंगे इस बैठक में और आने वाले चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा इस बैठक में हो सकती है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है और आने वाले चुनावों में किस तरीके से तैयारी की जाए, क्या कुछ अहम रणनीति होगी, इस सब को लेकर अभी से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और शीर्ष नेतृत्व की यह बैठक हो रही है। पार्टी के अध्यक्ष अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्षों को आने वाले चुनाव में किस तरीके से काम करना है इसको लेकर अहम निर्देश भी दे सकते हैं। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते खबरों की ओर। अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का मामला दाखिल चार्जशीट पर आज कोर्ट करेगा सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पर होगी सुनवाई। कोर्ट ने सीडीआर और एफएसएल रिपोर्ट की थी तलब। 6 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। 15 जून को कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस वक्त की आम जानकारी, राउज एवेन्यू कोर्ट चार्जशीट पर सुनवाई करेगा, यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और साथ ही कोर्ट ने सीडीआर और एफएसएल रिपोर्ट तलब की थी। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ये रिपोर्ट तलब की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट चार्जशीट पर सुनवाई करेगा, यह आम खबर आपको हम बता दें। आज इस पूरी चार्जशीट पर सुनवाई की बात सामने आई है और कोर्ट ने सीडीआर और एफएसएल रिपोर्ट तलब की थी। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 6 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। पंद्रह जून को कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका। और दिल्ली से खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का यह पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं और दाखिल चार्जशीट पर आज कोर्ट की ओर से सुनवाई होगी। तो दाखिल चार्जशीट पर आज कोर्ट की ओर से सुनवाई की जाएगी और राउज एवेन्यू कोर्ट चार्जशीट पर सुनवाई करेगा। फिलहाल इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से सुनवाई किए जाने के बाद कोर्ट ने सीडीआर और एफएसएल रिपोर्ट तलब की थी। तो कोर्ट ने सीडीआर और एफएसएल रिपोर्ट तलब की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट चार्जशीट पर करेगा सुनवाई, यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, कोर्ट ने सीडीआर और एफएसएल रिपोर्ट तलब की थी। तो यह आम खबर आपको हम बता दें। और 6 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। तो 6 महिला पहलवानों की ओर से यौन शोषण का आरोप लगाया गया। 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 15 जून को चार्जशीट दाखिल की गई थी और ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का ये पूरा मामला है। दाखिल चार्जशीट पर आज कोर्ट की ओर से सुनवाई किए जाने की बात। राउज एवेन्यू कोर्ट चार्जशीट पर सुनवाई करेगा। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
तो 6 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, महिला पहलवानों की ओर से आरोप लगाया गया था और 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का ये पूरा मामला आपको हम बता दें, तो यौन शोषण का ये पूरा मामला दाखिल चार्जशीट पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। तो दाखिल चार्जशीट पर आज कोर्ट की ओर से सुनवाई किए जाने की बात सामने आई और राउज एवेन्यू कोर्ट चार्जशीट पर सुनवाई करेगा। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और कोर्ट ने सीडीआर और एफएसएल रिपोर्ट तलब की थी। कोर्ट की ओर से सीडीआर और एफएसएल रिपोर्ट तलब की गई थी और राउज एवेन्यू कोर्ट चार्जशीट पर सुनवाई करेगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, यह अहम जानकारी जहां पर कोर्ट ने सीडीआर और एफएसएल रिपोर्ट तलब की थी। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर लोकसभा से पहले 4 राज्यों में दम दिखाएगी बसपा। मायावती ने आगामी चुनाव के लिए मोर्चा संभाल लिया है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर तैयारी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी लगाएगी जोर और बसपा प्रमुख ने बूथ कमेटियों के गठन पर जोर दे दिया है। मिजोरम को छोड़कर बसपा सभी 4 राज्यों में चुनाव लड़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 4 राज्यों की जिम्मेदारी भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सौंप दी है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से इन 4 राज्यों में अपनी किस्मत चुनाव में आजमाई जाएगी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर भी अहम बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बसपा प्रमुख ने बूथ कमेटियों के गठन पर अब जोर दे दिया है। बूथ कमेटियों के गठन किए जाएं। मिजोरम को छोड़कर बसपा सभी 4 राज्यों में चुनाव में उतरेगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 4 राज्यों की जिम्मेदारी चुनाव की उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंपी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो एक तरफ लोकसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले होने वाले 4 राज्यों के चुनाव में बसपा चुनावी मैदान में उतरेगी। और राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर तैयारी भी बीएसपी सुप्रीमो की ओर से शुरू कर दी गई है और आज ये सारी बातें साफ हो गई। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीएसपी जोर लगाएगी। मिजोरम को छोड़ दें तो इसके अलावा बाकी के सभी 4 राज्यों में चुनावी मैदान में बीएसपी सुप्रीमो उतरेंगी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बसपा प्रमुख ने बूथ कमेटियों के गठन पर जोर दे दिया है और इन सभी चुनावों की जिम्मेदारी, सभी राज्यों की जिम्मेदारी उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंपी है। मिजोरम को छोड़ दें तो बसपा सभी 4 राज्यों में चुनावी मैदान में उतरने वाली है। 4 राज्यों को जिम्मेदारी भतीजे आकाश आनंद को सौंपी है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बसपा चुनाव लड़ेगी, चुनावी मैदान में रहेगी। राजस्थान हो, चाहे एमपी हो या छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों पर चुनाव की बात सामने आई है। और तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीएसपी जोर लगाएगी और तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी जोर लगाएगी, चुनावी मैदान में रहेगी और बाकी की पार्टियों के साथ चुनावी मैदान में उन्हें टक्कर देते हुए नजर आएगी। बसपा प्रमुख ने बूथ कमेटियों के गठन पर भी जोर दे दिया है। उनका मानना है कि बूथ कमेटियों को गठित किया जाए, इससे बसपा मजबूत होगी और साथ ही मिजोरम को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में चुनाव लड़ने की बात बीएसपी सुप्रीमो ने बिल्कुल साफ कर दी है। और इन चारों ही राज्यों में चुनाव की सभी जिम्मेदारियों को उनके भतीजे आकाश आनंद निभाते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने आगामी चुनावों को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। बीएसपी सुप्रीमो आने वाले चुनावों को लेकर एक्टिव हो चुकी हैं। भले ही उत्तर प्रदेश में उनकी जमीन खिसकती हुई नजर आई हो, लेकिन अब इन 4 राज्यों में अपनी किस्मत चुनावी मैदान में बसपा आजमाएगी। सतीश संगम हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके। सतीश, बीएसपी सुप्रीमो की उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार जमीन खिसकती जा रही है। उनका जो दलित वोट बैंक था वो भी उनके खाते से अब हटता जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी के 4 राज्यों में जहां पर चुनाव होना है लोकसभा चुनाव से पहले, वहां पर चुनाव लड़ने की बात बीएसपी सुप्रीमो ने साफ कर दी है। देखिए, बिल्कुल बीएसपी सुप्रीमो भले है उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार धीरे धीरे कम हो रहा हो, वोट परसेंट उनका कम हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अलग अलग स्टेट में उनके विधायक, उनके जनाधार हो। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले जिन 4 स्टेट में बाई इलेक्शन होने हैं, वहां पे अपनी पार्टी को चुनावी रणनीति में उतारने के लिए मजबूती के तौर पे लगातार बैठकें कर रही है। इससे पहले आप देखें कि कई बैठकें हुई थी जहां पे अब जो अलग अलग राज्य के जो जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां के प्रदेश अध्यक्षों से मीटिंग की थी।
इसके अलावा जमीनी स्तर पे पार्टी को मजबूत करने के लिए कैसे इलेक्शन में अपने स्तर को बनाया जाए, मजबूत किया जाए, उसको लेकर रणनीति बनाई थी। इसको लेकर कोऑर्डिनेटर के तौर पे खुद अपने भतीजे को उतारी है। उसके जरिए कहीं न कहीं एक पार्टी को मजबूत करने की पहल की जा रही है और साफ है कि अपने भतीजे को एक चेहरे के रूप में सामने लाने के भी पहल है। जाहिर सी बात है कि पार्टी को अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाए रखना है तो हर स्टेट में आपके प्रतिनिधि के तौर पे विधायक या सांसद होना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि बीएसपी इसको लेकर भी काम कर रही है। हालांकि यहाँ की राजनीति में, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कई चुनाव में हमने देखा कि इनका जनाधार धीरे धीरे कम होता गया, इनके विधायक नहीं रहे, सांसद भी कम है, निकाय चुनाव में कुछ खास रिजल्ट नहीं रहा है। लेकिन अब इससे पहले आप देखें कि गुजरात का जब चुनाव हुआ था और इस तरह से पंजाब का चुनाव हुआ था और कई ऐसे तमाम स्टेट के चुनाव हुए थे तो उनके भी कुछ परसेंट इनके जनाधार थे। आप देखें कि बिहार में भी कुछ इनके जनाधार थे। तो जाहिर सी बात है कि अपने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे बनाए रखने के लिए इस तरह से पहल की जा रही है। जी बिल्कुल। देखिए सतीश, भले ही बीएसपी सुप्रीमो की ओर से ये कदम उठाया गया हो, लेकिन जो अहम बात यहाँ पर सामने आई है वो चुनाव लड़ने से भी ज्यादा अहम है कि उन्होंने इस सब चुनावों की जिम्मेदारी अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंपी है। ऐसे में क्या लगता है कि क्या उनकी ओर से किस तरीके की परफॉर्मेंस रहने वाली है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो लगातार राजनीति में एक्टिव रही है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री पद भी संभाला है। क्या इस चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो का भी वही अहम किरदार रहने वाला है? क्या उसी मजबूती के साथ वो भी रहेंगी या फिर वो सिर्फ बैकग्राउंड से काम करेंगे और सारी जिम्मेदारी जैसा कि उन्होंने अपने भतीजों को सौंप दी है वही सभी मोर्चा संभालते हुए दिखाई देंगे? देखिए, जो फ्रंट पे जो काम करने की बात हो उसमें कहीं न कहीं इनके भतीजे को जो रूप दिया गया है, जो एक जिम्मेदारी दी गई वो करेंगे। लेकिन बात जनसभा की संबोधित करने की बात हो तो इनके जरिए ही कहीं न कहीं किया जाएगा। हालांकि रणनीति बनाई जा रही है चुनावी स्तर पे, जो वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं या फिर प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ तालमेल बैठाया जा रहा है कि किस स्तर पे कौन से क्षेत्र में पार्टी का जो जनसभा होनी है, रैलियां होनी है, तो उस पर कैसे रणनीति बनाई जाए। लेकिन साफ संदेश है कि आने वाले चुनाव में बीएसपी का अगर कोई नेतृत्व करेगा, एक तरह से जिम्मेदारी रहेगा, तो उसने भतीजे के तौर पे वो कहीं न कहीं आगे निकाल रही है कि आने वाले समय में अगर किसी तरह से परिस्थितियां विपरीत हो या अगर मान लीजिए अभी उम्र भी इनकी हो चुकी है, जाहिर सी बात है राजनीति के करियर में तकरीबन 4 बार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रही हैं, तो एक लंबा समय रहा है खासकर भारतीय राजनीति में इनका। तो ऐसे में एक प्रतिनिधित्व के तौर पे या पार्टी की जिम्मेदारी के तौर पे इस चुनाव के जरिए कहीं न कहीं अपने भतीजे को उतार रही है ताकि आने वाले समय में जो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए पार्टी स्तर पे वो उनको मिल सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सतीश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको हम बता रहे थे लखनऊ से, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो की ओर से तस्वीर साफ कर दी गई और 4 राज्यों के होने वाले चुनावों में बीएसपी भी अपनी किस्मत आजमाएगी, चुनावी मैदान में पूरी तरीके से मोर्चा संभालेगी। आम खबर। हालांकि अब बीएसपी सुप्रीमो ने यह भी कहा कि इन सभी चुनावों की जिम्मेदारी वो अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंप चुकी हैं और वो ही चुनावी मोर्चा संभालेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी से जुड़ी आम जानकारी सामने आई है। भले ही उत्तर प्रदेश में जमीन खिसकती हो, लेकिन अन्य राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहा है यहां पर अब पूरी तरीके से बसपा जो है वो चुनाव में रहेगी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीएसपी जोर लगाएगी। हालांकि मिजोरम को छोड़ने की बात सामने आई है, मिजोरम में बसपा चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में बसपा नजर आएगी। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का 8 जुलाई को बीकानेर का दौरा, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का लोकार्पण करेंगे। करोड़ों की परियोजनाओं की बड़ी सौगातें होंगी, लोकार्पण भी होगा और लोकार्पण के बाद पीएम सभा को भी करेंगे संबोधित। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का लोकार्पण करेंगे, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और साथ ही आपको बता दें कि करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं में बेहद उत्साह है। लोकार्पण के बाद पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लोकार्पण के बाद पीएम सभा को करेंगे संबोधित और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में उत्साह नजर आ रहा है। यह अहम खबर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं स्थानीय, उनमें बेहद उत्साह है। और 9 महीने में 6 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के प्रदेश के नेता तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन होगा 8 जुलाई को। बीकानेर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का वो लोकार्पण करेंगे, करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण होगा, बड़ी सौगातें मिलेंगी और प्रधानमंत्री बीकानेर का दौरा करेंगे। यहाँ पर सब के बाद वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और लोकार्पण के बाद
पीएम की सभा होगी। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं और लगातार वो दौरा कर रहे हैं राजस्थान का। लोकार्पण के बाद पीएम जनसभा को भी करेंगे संबोधित, ये भी जानकारी सामने आई है। इस वक्त की आम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं में साफ तौर पर उत्साह नजर आ रहा है। वो उनके आगमन को लेकर उत्साहित हैं और अगर पिछले 9 महीनों की बात की जाए तो लगभग 6 बार वो राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। आने वाले वक्त में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होना है और इसी के चलते उनके दौरे बेहद अहम माने जा रहे हैं। राजस्थान में एक बार फिर से बीकानेर का दौरा करेंगे 8 जुलाई को। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 8 जुलाई यानी कल प्रधानमंत्री का दौरा होगा और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे और इन सब के बाद लोकार्पण के कार्यक्रम के बाद एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और लोकार्पण के बाद पीएम सभा को करेंगे संबोधित। अहम खबर, पिछले 9 महीनों की बात की जाए तो लगभग 6 बार 9 महीने में वो राजस्थान का दौरा कर चुके हैं और हालांकि बीजेपी नेताओं में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बेहद उत्साह नजर आ रहा है। यह अहम खबर, जहां 8 जुलाई यानी कि कल बीकानेर के दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश का किसान बेहाल खेतों से अनाज निकालकर सरकारी क्रय विक्रय गोदामों में बेचना है तो पहले 200 रुपए पर क्विंटल रिश्वत राशि देनी होगी। किसानों को अपना अनाज बेचना है तो दक्षिणा देनी होगी और ऐसा ही एक मामला के न्यूज के सामने आया है जिसमें तपती धूप के चलते अनाज निकाल कर बेचने गए किसान से लिए क्रय विक्रय गोदाम पर वहां कार्यरत सुरेंद्र ठेकेदार ने 1500 की रिश्वत राशि मांगी। किसान ने पहले तो रिश्वत देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन ठेकेदार ने कहा कि रिश्वत नहीं तो काम भी नहीं। इसकी सूचना मिलने पर जब के न्यूज का कैमरा पहुंचा तो क्रय विक्रय गोदाम भाटीवाट कैमरा देखकर ठेकेदार के हाथ पांव फूल गए और किसान के पैसे उसने वापस लौटाए। सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर इसी महीने 15 तारीख तक किसान अपना अनाज बेचने के लिए दामों पर जाएंगे तो संभव है कि जब इस तरह की लूट एक गोदाम पर है तो बाकी गोदामों का भी भला क्या हाल होगा। पैसा लेने का किस तरीका, आप किस उसका लेने का तरीका क्या आपका? ये कचरा तोला साथ में वो अलग बात है कचरे की। मैं जानना ये चाहता हूँ, खुद मैं जानना ये चाहता हूँ नाम की तरह नहीं। पैसा लेने का किस तरीका, आप किस उसका लेने का तरीका क्या आपका? ये कचरा तोला साथ में वो अलग बात है कचरे की। मैं जानना ये चाहता हूँ, खुद मैं जानना ये चाहता हूँ नाम की तरह नहीं। पैसा लेने का किस तरीका, आप किस उसका लेने का तरीका क्या आपका? ये कचरा तोला साथ में वो अलग बात है कचरे की। मैं जानना ये चाहता हूँ, खुद मैं जानना ये चाहता हूँ नाम की तरह नहीं। पैसा लेने का किस तरीका, आप किस उसका लेने का तरीका क्या आपका? ये कचरा तोला साथ में वो अलग बात है कचरे की। मैं जानना ये चाहता हूँ, खुद मैं जानना ये चाहता हूँ नाम की तरह नहीं। पैसा लेने का किस तरीका, आप किस उसका लेने का तरीका क्या आपका? ये कचरा तोला साथ में वो अलग बात है कचरे की। मैं जानना ये चाहता हूँ, खुद। और शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का आज बलिदान दिवस है। सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया है। बलिदान दिवस पर सीएम ने उन्हें याद किया। कैप्टन बत्रा के बलिदान को युगों युगों तक याद किया जाएगा और इस मौके पर उन्होंने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है, उन्हें याद किया है। भारतीय सेना के जाबाज सिपाही परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी को उनके बलिदान दिवस पर नमन है तो सीएम की ओर से नमन कर उन्हें याद किया गया है। बलिदान दिवस पर सीएम ने उन्हें याद किया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज बलिदान दिवस के मौके पर शहीद विक्रम बत्रा को याद कर उन्हें नमन किया। उन्होंने इस मौके पर ट्वीट भी किया है और अहम बातें उनकी ओर से अपने इस ट्वीट में लिखी गई हैं। और अगली खबर यमुनानगर से है, जहां पर स्टेट विजिलेंस टीम ने मार्केट कमेटी के कर्मचारी को 30,000 रुपए रिश्वत के साथ धर दबोचा है। बता दें कि यमुनानगर विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने छछरौली अनाज मंडी मार्केट कमेटी के ऑक्शन रिकॉर्डर को 30,000 रुपए की रिश्वत के साथ ही गिरफ्तार कर लिया। स्टेट विजिलेंस की टीम ने यह कार्रवाई प्रतापनगर के आड़ती गुरचांद की शिकायत पर की है। विजिलेंस इंस्पेक्टर ने बताया कि ऑक्शन रिकॉर्डर मलकीत आड़ती से लाइसेंस रेवेन्यू के लिए 50,000 रुपए की मांग कर रहा था, जिसके बाद 30,000 रुपए में डील फाइनल हुई। बता दें कि
सिरौली मार्केट कमेटी के अधिकारियों को खारवन और प्रतापनगर अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि इनमें और कौन कौन अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। यहाँ दफ्तर में आया मेरे और बोला भी मैंने ऐसे अपना आड़ती लाइसेंस रिन्यूअल कराना है और मेरा लाइसेंस रिन्यू कराने की एवज में मलकीत 50,000 रुपये की मांग कर रहा है, लेकिन सेट मेरी 30,000 रुपये हुई है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जो उसको साथ लेके FIR दर्ज करा के उसको साथ लेके जसौली के और 30,000 रुपये का उसको गिरफ्तार किया मलकीत को। मलकीत की डेजिग्नेशन क्या? ऑक्शन रिकॉर्डर, ऑक्शन रिकॉर्डर। किस विभाग? ये मार्केट कमेटी जसौली। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ न्यायालय परिसर कोर्ट की बाउंड्री वॉल तेज बारिश के चलते गिर गई, जिससे बाउंड्री वॉल के किनारे खड़ी एक डिजायर कार और एक मोटरसाइकिल पल्सर उसके नीचे दब गई। सूत्रों की माने तो ये दीवार 30 साल पुरानी थी और पानी का बहाव न होने के चलते दीवार बारिश के चलते गिरी है और जिससे किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। बाउंड्री वॉल के किनारे लगे बड़े बड़े पेड़ों से आने जाने वाले लोगों को खतरा बना रहता है और कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। बोल दिया भैया को भेज दे। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।